तो देखिए कक्षा 11 रसायन विज्ञान में हम पिछले टर्न पर तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। तो तत्वों के वर्गीकरण में पिछले टर्न पर हमने वर्गीकरण के प्रयास या वर्गीकरण का विकास कैसे हुआ और मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी तक हमने अध्ययन कराया था। तो आज आगे अध्ययन करेंगे और मेंडलीव का आवर्त नियम बताया था। अब आगे हम जो अध्ययन करना है वो है आधुनिक आवर्त नियम। क्या अध्ययन करना है? आधुनिक आवर्त नियम। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो मोजले ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो परमाणु भार ना होकर के परमाणु क्रमांक है। जो मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण है वो इसके परमाणु भार पर निर्भर करता है, लेकिन मोजले ने अपने प्रयोगों पर यह बताया कि तत्वों का जो गुण होते हैं या मौलिक गुण हैं वो उसके परमाणु क्रमांक होता है। और इसी आधार पर सन 1913 में मोजले ने मेंडलीव के आवर्त नियम में संशोधित करके एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, क्या कहा हमने? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। कौन से भाई? रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ये उसने बताया, आवर्ती फलन होते हैं। ये आधुनिक आवर्त नियम है। ये आधुनिक आवर्त नियम है। क्या कहा? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इस आवर्ती फलन का क्या अभिप्राय है? यदि हम तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो एक निश्चित समय पश्चात समान गुण वाले तत्व का आगमन हो जाता है। ये इसका मतलब है। और इसी मोजले ने सन 1913 में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके, क्या कहा? मोजले ने सन 1913 में परमाणु तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करके एक नई सारणी बनाई जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आधुनिक आवर्त सारणी। और हमने आपको पिछले टर्न पर ये बताया था कि जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें 7 क्षैतिज खाने बनाए गए थे और 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए। तो उस समय क्या था? तत्वों की संख्या कम थी। बाद में अक्रिय गैस तत्वों की खोज हुई। तो अक्रिय गैस तत्वों की खोज हो जाने के बाद पीछे से बाद में एक अन्य वर्ग जोड़ा गया जिसे हम शून्य वर्ग, तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? अक्रिय गैसों की खोज हो जाने, अक्रिय गैस की जो खोज हो गई उसके बाद उन्होंने एक अन्य वर्ग जोड़ा, वो से शून्य वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य वर्ग। ये पीछे से उन्होंने जोड़ा। जो 8 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए थे, अब आधुनिक आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए। कितने खाने बनाए गए? 9। तो इस प्रकार से जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसे 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? 7। और ऐसे 9 ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए। ये ऐसे 9 जो है ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए। तो जो ऊर्ध्वाधर खाने बनाए गए ये क्या है? वर्ग थे। और जो क्षैतिज पंक्तियां बनाई गई उन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और एक और हुआ आधुनिक आवर्त सारणी में कि जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, जो मूल आवर्त सारणी थी उस समय दुर्लभ मृदा तत्वों की कोई स्थिति निर्धारित नहीं थी। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी में जो दुर्लभ मृदा तत्व 14 तत्वों की 2 सीरीज बनती है जिन्हें लैंथेनाइट और एक्टिनाइट तत्व कहते हैं, उनको नीचे स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से एक सारणी तैयार की गई जिसे संशोधित मतलब किया गया, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? 7। और 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए। और ऊर्ध्वाधर खाने कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो मूल आवर्त सारणी तो पीछे एक और जोड़ दिया गया, तो ये 9 ये वर्ग हो गए। और नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियों में अलग से 2 तत्वों को रख दिया गया है। पहले वाले तत्व, ये दुर्लभ तत्वों की स्थिति है, तो ये पहले वाले तत्वों को, प्रथम सीरीज के जो तत्व होते हैं उनको लैंथेनाइड्स और दूसरे वाले तत्वों को एक्टिनाइड्स कहते हैं। अब इसी में एक चीज़ निकल करके आई कि आवर्त और वर्ग है। पहले इसकी विशेषताएं सुनेंगे, फिर हम जो है ये बताएंगे आपको कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप क्या है और आधुनिक स्वरूप में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे आवर्त। तो आवर्त या पीरियड किसे कहते हैं? ठीक, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थित क्षैतिज पंक्तियों को, जो या क्षैतिज खाने हैं या जो क्षैतिज पंक्ति हैं, हम उसको आवर्त कहते हैं। और इनकी संख्या 7 है। तो आवर्तों की संख्या कितनी है भाई? 7। तो देखें जरा, यहाँ पर हम लिख दें आवर्त है। तो आवर्त में पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, मान लो चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां और ये 7। ये 7 आवर्त हो गए। अब इनमें तत्वों की संख्या देख लें। तो पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, चौथे आवर्त में 18, पाँचवें आवर्त में 18, छठवें में 32 तत्व हैं और भी 7वां आवर्त में भी 26 तत्व हैं। ये अपूर्ण आवर्त कहलाता है। तो पहले तत्व में देखिए, पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कम होने के कारण इसे अति लघु आवर्त का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? अति लघु आवर्त। पहले आवर्त में, पहले पीरियड में उनके तत्वों की संख्या कम होने की वजह से हम इसको अति लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे और तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कुछ बढ़ गई, इसलिए इसका नाम दे दिया गया लघु आवर्त। इसको कहते हैं चौथे और पांचवें आवर्त को नाम उन्होंने दे दिया दीर्घ आवर्त। छठवें को अति दीर्घ, तत्वों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अति दीर्घ आवर्त इसका नाम दे दिया गया। और ये दिया गया अपूर्ण आवर्त। क्या नाम दे दिया गया इसको? अपूर्ण आवर्त है। तो ये आवर्तों में इस प्रकार से तत्वों की संख्या थी। पहले आवर्त में 2 तत्व थे, इसलिए अति लघु आवर्त नाम दिया गया। दूसरे तीसरे में 8 थे, तीसरे चौथे पाँचवें में 18, इसमें 32, इसमें 26, अभी अपूर्ण आवर्त है। अब हम इसके आवर्तों की विशेषताएं देख लेंगे। तो क्या विशेषता है आवर्तों की? और आवर्तों में देखिए, जो आवर्त होता है उसकी सबसे पहली विशेषता है या लक्षण है, या लक्षण कह सकते हैं। तो पहला लक्षण है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। तो देखें जरा, आवर्त में संयोजकता का कैसे निर्धारण करते हैं। तो ये मान लिया जाए कि दूसरे आवर्त के हमने तत्व ले लिए। दूसरे आवर्त के तत्व कौन से हैं? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन। अक्रिय गैस तो अक्रिय होता है, रासायनिक क्रिया भी नहीं करता है। हमें ये कैसे पता चला कि दूसरे आवर्त के तत्व हैं? यदि हम इनका परमाणु क्रमांक देखें तो 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 है। अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, देखेंगे आपने देखा हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो 3 का क्या बनता है भाई? 2,1। इसका क्या बनेगा? 2,2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका 2, 3, इसका 2, 4, इसका 2, 5, इसका क्या बनेगा? 2, 6, इसका 2, 7। तो देखें, इन सभी तत्वों के लिए जो मुख्य क्वांटम संख्या है या मुख्य क्वांटम कोष है, जो सबसे बाहरी कोष होता है या अंतिम कोष होता है, वो मुख्य क्वांटम कोष होता है। तो पहला कोष ये है, ये दूसरा है। तो इस तत्व के लिए मुख्य क्वांटम कोष कौन सा है? दूसरा। इसके लिए भी दूसरा है, इसके लिए भी दूसरा। सभी तत्वों के लिए जो मुख्य क्वांटम कोष है या n का मान है वो 2 है। तो जब चूंकि सभी तत्वों के लिए n का मान 2 है, तो वो सभी जो तत्व ये रखे गए हैं सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दूसरे पीरियड, दूसरे आवर्त के तत्व हैं। यदि मुख्य क्वांटम कोष 3 होता तो तीसरे आवर्त के हो जाते, 4 होता तो चौथे आवर्त के, 5 होता तो 5।
तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो आवर्त होता है वो किसके बराबर होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम कोष या संख्या या कोष। तो जो मुख्य क्वांटम कोष कौन सा होता है? जो सबसे बाहरी, यदि हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो जो सबसे बाहरतम कोष होता है या अंतिम कोष होता है उसका मुख्य क्वांटम कोष होता है। भला इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, इसमें मुख्य बाहरतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5, ये बात अलग है। लेकिन इसका मुख्य क्वांटम कोष 2 होने की वजह से ये सारे सभी तत्व दूसरे आवर्त में हैं। अगर हम इनकी हाइड्रोजन से क्रिया देखें तो जो कंपाउंड बन जाते हैं इनको हाइड्राइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसकी क्रिया कराएंगे तो लिथियम हाइड्राइड बन गया, बेरिलियम हाइड्राइड, ये क्या है? बोरान हाइड्राइड बन गया, ये CH4 बन गया, ये NH3 बन गया, यहाँ H2O बन गया और यहाँ HF बन गया। अब आपने पढ़ा था, ये परिभाषा पढ़ी थी, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। क्या कहना है? किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। तो इसमें इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी बताइए? इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो किसी भी आवर्त में तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति, किसके प्रति? हाइड्रोजन के प्रति 1 से लेकर के 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से लेकर के 1 तक घट जाती है। अगला है ऑक्सीजन के प्रति। तो हम तीसरा आवर्त का तत्व ले लिया, जैसे Na है, Mg है, Al है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर और क्लोरीन। देखें इसका कि 11, 12, 13, 14, 15, ये 16, ये 17 परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है तीसरे आवर्त के, क्योंकि इनके मुख्य क्वांटम कोष कितना है? तीसरा है, इसलिए सब तीसरे आवर्त के। यदि हम इनकी, जब हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो जो कंपाउंड बनेंगे वो ऑक्साइड बनेंगे। इसका ऑक्साइड क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड, इसका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका भी सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन गया, SO3 बन गया और Cl2O7 बन गया। अब ऑक्सीजन के प्रति हम किसी आवर्त में यदि तत्वों की संयोजकता देखेंगे तो वो 1 से लेकर के लगातार 7 तक बढ़ती है। ये इसकी संयोजकता है, 1 से लेकर के 7 तक तत्वों की संयोजकता बढ़ती। तो क्या कहा हमने? किसी भी आवर्त में तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन के प्रति 1 से लेकर 4 तक बढ़ती है और 4 से 1 तक घटती है, या ऑक्सीजन के प्रति 1 से लेकर 7 तक लगातार बढ़ती है। जब हम किसी तत्व की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो जो कंपाउंड बन जाता है, ये जो कंपाउंड बन गए उनको ऑक्साइड कहते हैं। जब हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो हाइड्राइड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दोनों केस में हम संयोजकता को देखते हैं। दूसरा आवर्त का जो लक्षण है वो है विकर्ण संबंध। तो ऐसा बताया गया कि आवर्त सारणी में जो दूसरे आवर्त के तत्व हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके विकर्णीय अभिमुख होते हैं। जैसे दूसरे आवर्त में ये तत्व हैं, ये दूसरे आवर्त के तत्व हैं, और तीसरे आवर्त में ये है सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है। तो ये विकर्ण के रूप में हमने ऐसे तीर लगा दिए। तो ये क्या काम है? दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है जो उनके विकर्णीय अभिमुख होते हैं। अर्थात लिथियम के कुछ गुण मैग्नीशियम से मिलते हैं, बेरिलियम के एल्यूमिनियम से। तो बेरिलियम के कुछ गुण किससे मिलते हैं? एल्यूमिनियम से मिलते हैं, और कुछ गुण उसके मैग्नीशियम से मिलते हैं। तो क्या कहा? मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरे तथा तीसरे आवर्त के तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है जो उनके विकर्णीय अभिमुख होते हैं। तो इस प्रकार के विकर्णीय अभिमुख को, विकर्णीय समानता को हम विकर्ण संबंध कहते हैं। ये था विकर्ण संबंध के बारे में, ये था विकर्ण। तीसरा है इसका लक्षण प्रारूपिक तत्व। क्या है भाई? प्रारूपिक तत्व। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में
तीसरे आवर्त के Na से Mg है, Al है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, Na से Cl तक के तत्वों को प्रारूपिक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तत्व अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? अपने अपने समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने अपने वर्ग के प्रारूप के तौर पर स्थित होते हैं। ये है। अब प्रारूपिक तत्व के बाद इसका जो नेक्स्ट जो टर्न हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या। आवर्त की विशेषता में क्या हो जाएगा? किसी भी आवर्त में हम परमाणु क्रमांक बढ़ने से, यदि यहीं देखें 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 16 और 17, परमाणु क्रमांक बढ़ने से परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। ये आगे अभी टर्न पर बताएंगे, पूरा टॉपिक पढ़ाना है परमाणु एक आयनिक त्रिज्या को विस्तार से, कि आवर्त में परमाणु और आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। यहाँ आपको शॉर्ट में ऐसा लिख लीजिए, घटता है। ठीक, अगला देखेंगे। हाँ, किसी भी आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने से, क्या बढ़ने से? परमाणु क्रमांक बढ़ने से, ठीक, धात्विक गुण, जिसका धातुपन का गुण होता है वो घटता है। क्या हो जाता भाई? धात्विक गुण जो है घटता। देखिए Na धातु है, Mg धातु है, Al धातु है, तो धातुपन तो है, ये धातुपन का गुण धीरे धीरे घटता जाता है। Cl क्या है? अधातु है, सल्फर अधातु है, तो धात्विक लक्षण जो है इसका घटता है किसी भी आवर्त में तत्वों की बाएं से दाएं जाने में, और अधात्विक लक्षण बढ़ता है। अगला, जो किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा, ये भी पढ़ाएंगे, विस्तार से इसका अध्ययन करना है। आयनन ऊर्जा है ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है, विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता, इनके मान जो है बढ़ते हैं। ये तीनों पॉइंट के एक साथ लिख दिया हमने, बढ़ते हैं। तो किसी भी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो इनके जो है आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता के मान बढ़ते हैं। ये अभी जितने ये टॉपिक हैं, परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये आवर्तता में पढ़ना है हमको। आवर्ती गुणों में तत्वों को विस्तार से अध्ययन कराया जाएगा इसका भी। ये थे आवर्तों की विशेषता के बारे में। अब आना है वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थित है ऊर्ध्वाधर खानों को, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं आपके, ऐसे इनको क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। तो जो ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं आपके, ऐसे ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं, वो आपके वर्ग और समूह हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 9 हो जाती है। ठीक, अब इसके लक्षण देखिए क्या है। तो पहला लक्षण वर्ग का ये है कि शून्य वर्ग है, शून्य एवं 8वें वर्ग को छोड़कर, किसमें वर्ग को? 8वें वर्ग को छोड़कर शेष वर्गों को, ठीक, उपवर्ग ए, 2 उपवर्गों में, किसमें? 2 उपवर्ग ए एवं बी में विभाजित किया गया है, ठीक। हमने क्या कहा कि शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़ करके शेष वर्गों को हमने 2 उपवर्ग, जैसे प्रथम वर्ग है ये, तो प्रथम वर्ग के 2 उपवर्ग हैं, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। ऐसी सेकंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ए और सेकंड बी। ये ऐसे उपवर्गों में हमने उनको विभाजित किया। तो पहला पॉइंट क्या है भाई? शून्य वर्ग और 8वें वर्ग को छोड़ करके शेष वर्गों को हमने 2 उपवर्गों में विभाजित किया। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक उपवर्ग के तत्व, जैसे फर्स्ट ए उपवर्ग है, इसमें कौन कौन से तत्व हैं? जरा देखें, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम। अब ये हैं, ये पहले वर्ग के तत्व हैं, फर्स्ट ए वर्ग के। कैसे पता चला? इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। तो क्या कहा? उपवर्ग के प्रत्येक गुणों के तत्वों में समानता पाई जाती है। तो जो एक उपवर्ग के तत्व हैं,
उस वर्ग के तत्वों में गुणों में समानता होती है, यह है। तीसरा, जो उसकी वर्ग संख्या है, किसी तत्व की जो वर्ग संख्या है, उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। यदि पता चला कि ये तत्व पहले वर्ग में स्थित है, मान लिया जाए ये तत्व किस वर्ग में है, पहले, तो इनकी संयोजकता 1 है। जो तत्व दूसरे वर्ग में स्थित होगा उनकी संयोजकता 2 होगी। तो क्या काम है भाई, जो वर्ग की संख्या है, वर्ग की संख्या बराबर उसकी संयोजकता को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? संयोजकता को। तो प्रथम वर्ग के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? 1। द्वितीय वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होगी। तृतीय वर्ग के तत्वों की संयोजकता 3 होगी। अब एक चीज़ और आना है कि जो वर्ग में यदि परमाणु क्रमांक बढ़ता है या ऊपर से नीचे, चूंकि ऊर्ध्वाधर पंक्ति हैं तो ऊपर से लिथियम, ये सोडियम, ये क्या भाई, पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ये प्रथम वर्ग के तत्व हैं, इनको याद कराया जाएगा भी। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या थे, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या इसका मान बढ़ता है। ठीक, धात्विक लक्षण भी बढ़ता है। धात्विक गुण क्या होता भाई? बढ़ता है। जो आयनन ऊर्जा है, हमने आपको भी पॉइंट वर्ग में बताए थे, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता के मान घटते हैं। विद्युत ऋणात्मकता जो है वो घटती है। ये हो गया, ये पॉइंट आपके वर्ग के लक्षण के बारे में हो गया। तो ये थी आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी के बाद आवर्त क्या है और वर्ग क्या है। अब नेक्स्ट जो है कल हम आपको अध्ययन कराएंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधुनिक स्वरूप क्या है, वर्तमान स्वरूप में आधुनिक स्वरूप उसका क्या है, और दीर्घाकार आवर्त सारणी, जो दीर्घ रूप है आवर्त सारणी का, उसको नेक्स्ट कल हम अध्ययन कराएंगे। ये कुछ बताना जरूरी था, ये प्रारंभिक चीज़ें हैं इसमें, इसको बताना जरूरी था।